हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। आज हम अकाउंटेंसी का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आई होप कि आपको वो चैप्टर समझ आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर आपको मेरा पढ़ाना और नोट्स अच्छे लगे या आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी पढ़ सकें। तो चलिए, इसमें आपको कुछ ऐसे अकाउंट्स टर्म सीखने को मिलेंगे जो अकाउंट्स में यूज़ होंगे, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। Whenever any business transactions take place, it results in a change in the values of some of the assets, liabilities और capital। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है हमारा? जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमारे बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस की। बिजनेस एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। बिजनेस में क्या होता है? कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। अब हम बिज़नेस कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हमारा पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं जिसमें हमारे कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो होता है, वो क्या होता है? हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है इवेंट। एन इवेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होता है? जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसका क्या होता है? रिजल्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्नीचर इज़ सोल्ड फॉर ₹60,000। हमने एक फर्नीचर सोल्ड किया 60,000 में, जिसकी कॉस्ट है 50,000, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्नीचर था, हमने कितने में परचेज़ किया था? 50,000 में। हमने कितने में सोल्ड किया? 60,000 में सोल्ड किया। तो जो 10,000 जो हमारा एक्स्ट्रा अर्न है, वो क्या है? हमारा इवेंट है। तो इवेंट क्या हुआ? हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट हुआ। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म हम देखते हैं अकाउंट। एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। हमारा अकाउंट क्या होता है? जब हम जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, हम वो किस में करते हैं? अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। वो किसी से, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, पर्सन से भी हो सकता है या आइटम से भी हो सकता है। तो हम उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम कहते हैं अकाउंट। अब एग्जाम्पल से समझिए, हमारा अकाउंट कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। 4 कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट की। इसमें हमारी इस अकाउंट में क्या होता है? एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। लेफ़्ट साइड को हम क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं, जिसे हम DR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड राइट साइड को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं, जिसे हम CR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेबिट साइड में हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमने कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब बिज़नेस हम कर रहे हैं तो हमारा कैश आएगा भी और जाएगा भी, तो हम एक कैश अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। तो उस कैश अकाउंट में हम क्या करते हैं? मान लीजिए हमारा पैसा आ रहा है, पैसे का इनफ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमारे पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब हमारा पैसा जा रहा है, तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? राइट साइड, दैट इज़ क्रेडिट साइड। तो ये होता है हमारा अकाउंट। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि लेफ़्ट साइड हमारी क्या होती है? डेबिट साइड होती है, और राइट साइड हमारी क्या होती है?
क्रेडिट साइड होती है। हमारे अकाउंट में 2 ही साइड होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पे, दैट इज़ कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। इट इज़ द अमाउंट with the help of which goods and assets are purchased in the business। अब कैपिटल क्या होती है हमारी, इसको आप ऐसे समझिए, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए आप फर्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको अपने बिज़नेस के लिए गुड्स चाहिए होगा, ठीक है, असेट्स चाहिए होगी। हमारी गुड्स क्या हुई, फर्नीचर के बिज़नेस के लिए चेयर क्या हुई, हमारी असेट हुई। टेबल क्या हुई, हमारी असेट हुई। तो इस चीज़ को परचेज़ करने के लिए हमें कुछ अमाउंट चाहिए होगा। तो हम जो भी बिज़नेस स्टार्ट करने चाहते हैं, हमें उसमें पहले कुछ इन्वेस्ट करना होता है। उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे, हमारी कैपिटल कहेंगे। कैपिटल हमारी कैसे आती है, टोटल असेट्स में से हम टोटल लायबिलिटीज़ को लेस कर देंगे, तो हमारी क्या निकल कर आएगी, कैपिटल निकल कर आएगी। एक चीज़ नोट कीजिएगा, कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ और नेट असेट्स। कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं और नेट असेट्स भी कहते हैं। तो ये हुआ हमारा कैपिटल। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पे, दैट इज़ ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है हमारा, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। अब हमारा जो बिज़नेस चल रहा है, ठीक है, हम उस बिज़नेस में से, मान लीजिए हमारा फर्नीचर का बिज़नेस है, तो हम फर्नीचर में क्या करेंगे, हमारे बिज़नेस में से कुछ चेयर्स हम अपने घर के लिए भी ला सकते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो जो हम अपने बिज़नेस में से जो चेयर्स अपने घर के लिए यूज़ करने के लिए लाए हैं, वो क्या हुई, हमारी ड्राइंग हुई। हम चेयर्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना चेयर्स को, तो वो हमारी क्या हुई, ड्राइंग हुई। या फिर बिज़नेस फंड्स में से हम कुछ पैसे ले लेते हैं अपना प्राइवेट पेमेंट करने के लिए, तो वो भी क्या हुई, हमारी ड्राइंग्स हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पे, दैट इज़ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, एन अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। मतलब किसी से हमने सामान उधार पे ख़रीदा है, ठीक है, हमने किसी से सामान अगर हम उधार पे ख़रीद रहे हैं, तो हमने उसे बाद में जाके पेमेंट भी करना होगा, तो वो उधार पे ख़रीदा हुआ सामान हमारा क्या होगा, हमारे लिए क्या हुई, वो हमारी लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लायबिलिटी होती है हमारी टोटल असेट्स में से कैपिटल को लेस करके हमारा क्या निकल कर आता है, लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द ओनर और प्रोप्राइटर। जितना भी अमाउंट बिजनेस एंटिटी अपने ओनर या प्रोप्राइटर को पे करती है, वो क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी। अब जैसे ओनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने बिजनेस को क्या दिया, कैपिटल दी, ठीक है। तो बिजनेस भी तो उसे रिटर्न में कुछ देगा, तो वो उसे क्या देगा, प्रॉफिट देता है, तो वो हमारे लिए क्या होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। इसके एग्जांपल होते हैं कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, जितना भी अमाउंट हम आउटसाइडर को हमें पे करना होता है, वो क्या होती है, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स क्या होती है, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इसके एग्जांपल्स होते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और लोन, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं। अब लायबिलिटीज़ फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, करेंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज़। अब ये क्या होते हैं, करेंट लायबिलिटीज़ जो होती है हमारी, वो हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। उसे हमें विद इन 1 ईयर में हमें उसका
पेमेंट करना होता है। अब जैसे कि हमारे जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म लोन है हमारा, उसका टाइम पीरियड क्या है, विद इन 1 ईयर में आपको उस लोन को चुकाना होगा, ठीक है। तो वो हमारी किस में आता है, करंट लायबिलिटीज़ में आता है। करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल क्या होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, बिल्स पेबल हुए, क्रेडिटर्स हुए या शॉर्ट टर्म लोन्स हुए, ये क्या आते हैं, हमारे करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। अब हम देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है हमारी, जिसका हमें पेमेंट मोर देन 1 ईयर का होता है हमारा इसका, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है इसका, हमारा मोर देन 1 ईयर का होता है। करंट लायबिलिटी का विद इन 1 ईयर में होता है, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी का हमें मोर देन 1 ईयर में होता है। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स या डिवेंचर्स ऑफ कंपनी। इनका पेमेंट हमें 1 साल बाद भी कर सकते हैं, इनका टाइम पीरियड हमारा मोर देन 1 ईयर का होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पे, दैट इज़ असेट्स। असेट्स क्या होती है, एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन और द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट्स फ्रॉम अदर्स। असेट क्या होती है हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, जिस पे हमारा पोजेशन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो क्या होती है, हमारी असेट होती है। या फिर जिससे हमें पैसा लेना होता है, वो भी क्या होती है, हमारे असेट्स होती हैं। असेट्स में क्या क्या आता है, हमारे कैश एंड बैंक बैलेंस क्या हुई, हमारी असेट हुई, क्योंकि इस पे हमारा क्या है, पोजेशन है, बिजनेस की ही प्रॉपर्टी है। बिजनेस में हमें कैश आता है हमारे पास, हमारे कैश और बैंक बैलेंस रहेगा तो हमारी क्या होगी, असेट्स होगी। स्टॉक होता है हमारा। फर्नीचर, अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है, मान लीजिए फर्नीचर में डीलिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए फर्नीचर क्या होगी, आपकी असेट हो गई। मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। असेट्स क्या होते हैं, असेट्स हमारे क्लासीफाइड होते हैं कुछ कैटेगरीज में। सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं हमारी, असेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मीन फॉर रीसेल। फिक्स्ड असेट्स क्या होती है हमारी, जो भी हमारे पास जो असेट्स होती हैं, जो कि हमारे बिज़नेस के लिए ही होती हैं, हम अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम रीसेल नहीं करते, वो क्या होती है, हमारी फिक्स असेट्स होती हैं, जो बिज़नेस में ही रहती हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड असेट्स होते हैं, जिसको हम रीसेल नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं इसमें करेंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होती है हमारी, assets which are mean for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year। करंट असेट्स क्या होती हैं, करंट असेट्स वो होती हैं जिसको हम सेल करते हैं या फिर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकें, वो हमारी क्या होती हैं, करंट असेट्स होती हैं। दीज असेट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव असेट्स। करंट असेट्स को हम और क्या कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड असेट्स भी कहते हैं और एक्टिव असेट्स भी कहते हैं। इनको हमें विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट करना होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हुए, डेटर्स, स्टॉक्स, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा, ये हमारे इसके क्या है, करंट असेट्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स क्या होती हैं, दोज असेट्स which can be seen and touched are called tangible assets। वो assets जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो से हम क्या कहते हैं, tangible assets कहते हैं। जैसे लैंड को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो क्या हुई हमारी लैंड, वो क्या हुई हमारी tangible asset। या फिर बिल्डिंग हुई, प्लांट हुआ, फर्नीचर हुआ, स्टॉक हुआ, कैश हुआ, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो ये हमारी क्या हुई, टेंजिबल असेट्स हुई। अब इनटेंजिबल असेट क्या होती है, इनटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कांट बी सीन और फेल्ट।
इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता। हम ना तो उनको देख सकते हैं, ना हम उनको छू सकते हैं, लेकिन वो क्या होती है, हमारी असेट्स होती हैं। तो वो इंटेंजिबल असेट्स हमारी कौन कौन सी होती हैं? वो होती है हमारी गुडविल। इनको ना, गुडविल को हम देख नहीं सकते, ना छू सकते, लेकिन ये गुडविल क्या है, हमारी असेट है। सेम एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा, ये सब हमारी क्या होती हैं, इंटेंजिबल असेट्स। तो ये थी हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स क्या होती हैं? दोज असेट्स विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। वो असेट्स जो कि हमारी कैश की फॉर्म में होती हैं या फिर हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिक्विड असेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैश तुम्हारा कैश की फॉर्म में ही रहेगा। बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं, लिक्विड असेट्स होते हैं। इनको हम कैश की फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और ये हमारे कैश की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स। अब ये क्या होती है? दीज आर द असेट्स विच कांट बी रिलीज इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डराइव फ्रॉम दीज असेट्स। ये हमारी वो असेट्स होती हैं जिसे हम कैश की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते और इनका कोई फर्दर बेनिफिट भी हमें नहीं मिलता है। तो ये कौन सी असेट्स होती हैं? एग्जाम्पल, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमारा फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स में आता है। या फिर जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं जो कि अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये क्या हुए, हमारे फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट incurred in producing and selling the goods and services। एक्सपेंसेस क्या होता है हमारा? एक्सपेंसेस हमारे वो खर्चे होते हैं, वो कॉस्ट होती है जो कि हम इंकर्ड करते हैं अपने गुड्स को सेल करने में, या फिर हम सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं उसमें जो भी हमारा खर्चा होता है वो क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई बिज़नेस है, आप उस बिज़नेस का एडवर्टाइज़ करोगे, तो उस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी आपकी कॉस्ट लग रही है, जो भी आपका खर्चा हो रहा है, वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन द टर्म एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुई हमारी? जो भी हमें गुड्स सोल्ड करने में कॉस्ट लग रही है वो हमारी क्या हुई, एक्सपेंसेस हुई। अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी और एडवर्टाइजमेंट, जो भी हम अमाउंट पे कर रहे हैं रेंट देने में, कमीशन में, सैलरी देने में, हमारी क्या होती है, एक्सपेंसेस होती है। या फिर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट कॉज बाय द यूज़ ऑफ सच असेट्स और डेप्रिसिएशन, या फिर कुछ असेट्स को यूज़ करते करते उनकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो हमारा क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इनकम। इनकम क्या होते हैं? इनकम सीधे सीधे आप ये समझिए, इनकम जो होती है हमारी टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस करके जो हमें मिलता है वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है। मान लीजिए हमने फर्नीचर सोल्ड किया 50,000 का, तो जो हमने फर्नीचर सोल्ड किया 50,000 का और जो उसमें हमारे एक्सपेंसेस लगे, मान लीजिए एक्सपेंसेस हमारे 30,000 के लगे, तो उसमें से जो लेस करके जो 20,000 हमें मिला वो हमारी क्या हुई, इनकम हुई। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसीप्ट्स पे। कैपिटल रिसीप्ट्स और रिवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं? रिवेन्यू रिसीप्ट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। जो हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं उनको हम कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। और कैपिटल रिसीप्ट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट आइदर एज इंक्रीजेज इन लायबिलिटीज और एज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स को या तो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, अगर इंक्रीज हो रही होगी तो लायबिलिटी साइड आएगी,
डिक्रीज हो रही होगी तो असेट साइड आएगी। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिसीप्स। हमारे कैपिटल रिसीप्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट। जो भी हम फिक्स्ड असेट्स को सेल करने में जो हमें अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो क्या होती है? हमारी कैपिटल रिसीव्ड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय प्रोपराइटर्स, पार्टनर्स और मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। जो भी प्रोपराइटर्स होते हैं फर्म के या जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। वो क्या हुई? हमारी कैपिटल रिसीव्स हुई। या फिर जो भी हम मनी ऑब्टेन करते हैं शेयर्स इशू करके या फिर डिवेंचर्स इशू करके, वो हमारी क्या होती है? कैपिटल रिसीव्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन्स। जो भी हमें लोन्स की हेल्प से जो भी हमें अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो हमारे किस में आता है? कैपिटल रिसीप्ट्स में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड। मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ये क्या हुई? हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स हुई, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स से क्या होता है? हमारे सेल ऑफ गुड्स हम रोज़ ही करेंगे, ठीक है। तो जो हमें रोज़ मनी मिल रहा है, जो हमें रोज़ अमाउंट मिलता है रेगुलर बेसिस पे, वो हमारी सारी क्या होती हैं? रिवेन्यू रिसीप्ट होती है, ठीक है। अब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो हम रोज़ ही सोल्ड करेंगे डेली बेसिस पे, तो क्या होगा? वो हमारा रेगुलर इन नेचर हुआ, तो हमारा वो किस में आता है? रिवेन्यू रिसीप्ट्स में आता है। नेक्स्ट है कमीशन एंड फीस रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो कस्टमर्स को अपने, उससे जो आपको कमीशन या फीस मिलती है वो भी क्या आता है? हमारा रिवेन्यू रिसीप्ट्स में आता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रही होगी या डिविडेंड मिल रहा होगा, वो आपका क्या होता है? रिवेन्यू रिसीप्ट होती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कैपिटल रिसीप्ट एंड रिवेन्यू रिसीप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी डिस्बर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और इंकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी आप अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में जो पैसा खर्च कर रहे हो या फिर किसी असेट को एक्वायर करने में आपने जो उधार लिया है वो क्या होता है? हमारा एक एक्सपेंडिचर होता है। हमारे एक्सपेंडिचर 3 टाइप्स के होते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इंकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो भी हम खर्चा कर रहे हैं अपने फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तो हमारे वो क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे कि हमने बिल्डिंग के लिए कुछ खर्चा किया, उसकी इरेक्शन में, उसको परचेज़ करने में, हमने बिल्डिंग परचेज़ करी मान लो, तो हमारी बिल्डिंग की प्राइस बढ़ी, या फिर हमने उसको इरेक्शन में कोई भी खर्चा किया है तो उससे हमारी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ ही हो रही है, तो हमारा वो किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। All revenue expenditure are debited to trading and P&L account। जो भी एक्सपेंडिचर जैसे कि मान लीजिए रिवेन्यू क्या होता है? हमारे रिवेन्यू होता है हमारा जो हमें डेली बेसिस पर होता है, रेगुलर इन नेचर होता है, ठीक है। जो भी हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं हमारे किस में आते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, और हम इसे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे रिवेन्यू तो है ही, बस एक नया वर्ड है दैट इज़ डेफर्ड, तो ये हमारा क्या बना? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स विच आर रिवेन्यू इन नेचर।
ये कैसे होते हैं, रिवेन्यू नेचर के ही होते हैं, ये भी हमारे डेली बेसिस पर ही होते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट क्या होता है हमारा, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज़ लाइकली टू बी डराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन इनका बेनिफिट जो होता है हमें वो लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी नेचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, दैट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। क्या होता है हमारा, टोटल रेवेन्यूज़ में से जो हमें टोटल एक्सपेंसेस को जितने भी ज़्यादा होंगे वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है। मान ली तुम्हारा टोटल रेवेन्यूज़ में से टोटल एक्सपेंसेस को हमने लेस करके जो भी हमारा अमाउंट निकल कर आता है वो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, दैट इज़ गेन। इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और advantage resulting from events or transactions which are incidental to business such as sale of fixed assets। गेन क्या होता है हमारा, मान लीजिए आपने कोई फिक्स असेट्स सोल्ड कर दी अपनी, ठीक है। तो फिक्स असेट्स को सोल्ड करने पे जो आपको अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो आपका क्या, वो आपका किस में आता है, गेन में आता है। आपने अपनी कोई भी मान लीजिए फिक्स असेट सोल्ड करी 60,000 की, जो कि थी आपकी 40,000 की, तो जो 20,000 आपको अमाउंट मिल रहा है वो आपका क्या हुआ, गेन हुआ। इसमें हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है आपकी जिसकी कॉस्ट है 10 लाख, ठीक है। उसको आपने कितने में सेल किया, 12 लाख में सेल किया। तो जो 2 लाख जो बचा वो आपका क्या हुआ, गेन हुआ। तो आप लोग समझ गए हमारा गेन क्या होता है, फिक्स असेट्स को सोल्ड करने पे जो भी हमें अमाउंट मिलता है वो हमारा किस में आता है, गेन में आता है। नेक्स्ट हम आते हैं लॉस पे। लॉस क्या होता है, व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रेवेन्यूज। सिंपल है इसका, एक्सपेंसेस जब हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं परचेसेस। The term purchases is used only for the purchase of goods in which business deals। Purchase क्या होता है, जो भी आपका बिजनेस है जिसमें भी आप डील करते हो, जैसे ही मान लीजिए आपका फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है। अब आपने क्या किया, चेयर्स परचेज करी, टेबल्स परचेज करी, तो वो आपके लिए क्या हुए, वो आपके बिजनेस के लिए गुड्स हुए, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें, इफ़ अ क्लॉथ डीलर परचेजेस क्लॉथ फॉर सेल, द क्लॉथ्स ऑफ परचेज विल बी कॉल्ड गुड्स। अब मान लीजिए क्लॉथ डीलर है, ठीक है, उसने क्या किया, सेल करने के लिए जो क्लॉथ्स परचेज करे हैं वो उसके लिए क्या हुए, वो उसके लिए हुए गुड्स, ठीक है। तो हमारी परचेजेस क्या होती हैं ये तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें परचेज रिटर्न। अब परचेज तो आप समझ गए, अब परचेज रिटर्न क्या होता है, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। जो भी आपने सामान खरीदा है, ठीक है, उस सामान में से अगर आप कुछ सामान वापस सप्लायर को रिटर्न कर देते हो तो वो हमारा क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल। सेल क्या होता है, सेल मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। अब आपने जो आपके गुड्स हैं, ठीक है, आपने जो परचेज़ किया था, अब आप उसको किसी को सेल कर रहे हो, आप उसकी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो, जिसके लिए आपको क्या मिल रहा है, जिसके लिए आपको एक प्राइस मिल रहा है, तो वो क्या हुई, आपकी सेल हुई। ऐसे ही सेल रिटर्न क्या होता है, सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम। अब आपने सेल तो कर दिया, ठीक है, अगर मान लो जिस कस्टमर को आपने सेल किया
वो ही कस्टमर आपके पास वापस आ जाए आपका सामान लौटाने, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, दैट इज डेटर। द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट दोज persons or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received from them। अब डेटर्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपने किसी को गुड्स सोल्ड किए, ठीक है, आपने किसी को सामान बेचा। आपने जिस कस्टमर को सामान बेचा है वो आपसे उधार पर लेकर गया है, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए आपको। जब वो सामान आपसे उधार पर लेकर जा रहा है तो वो आपके लिए कौन हुआ? डेटर हुआ। उसने अभी तक आपको पैसे तो दिए नहीं है, तो वो बिजनेस एंटिटी के लिए वो कस्टमर कौन हुआ? डेटर्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्स रिसीवेबल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज becomes bill receivable for the person who draws it, that is drawer, and gets it back after its acceptance from the drawing। बिल्स रिसीवेबल को हम डिटेल में बाद में समझेंगे कि बिल्स रिसीवेबल होता क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेडिटर्स। द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज persons or firms from whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? मान लीजिए आपने किसी से सामान खरीदा है, ठीक है, आपने कुछ गुड्स परचेज किए हैं उससे उधार पे, और आपने अभी तक उस पर्सन को पेमेंट नहीं दिया है, तो आप उस पर्सन के लिए क्या हुए? क्रेडिटर हुए। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मानिए ए ने गुड्स परचेज किए बी से 10,000 रुपये के क्रेडिट पे, ठीक है, उधार पे बी से ए ने 10,000 रुपये का सामान खरीदा और ए ने अभी तक बी के रुपए नहीं दिए, तो जो ए हुआ वो बी के लिए क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना पॉइंट देखते हैं बिल्स पेबल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम bill payable for the person who accepted, that is drawee, and return it to the drawer। इस पॉइंट को भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ओके। अभी आप बस इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री। द टर्म स्टॉक इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। स्टॉक क्या होता है हमारा? स्टॉक क्या होता है? वो गुड्स जो कि आपके पास अभी तक अनसोल्ड पड़े हुए हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो ख़त्म होने तक, लास्ट तक, जो आपके पास गुड्स अभी तक अनसोल्ड पड़े हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। स्टॉक हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक वो होता है वो स्टॉक जो कि हमारे पास अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में अनसोल्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? वो स्टॉक जो कि हमारे अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में बचते हैं। हमारे साल के आखिर में जो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है वो हमारे क्या होते हैं? क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। तो ये था हमारा स्टॉक और इन्वेंट्री। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पे, दैट इज कॉस्ट। द टर्म कॉस्ट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, सप्लायर्स, सर्विसेज एक्सेट्रा। कॉस्ट क्या होती है हमारी? वो हमारी मॉनेटरी वैल्यू होती है जो कि हम अपना रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, सप्लायर्स जो भी होते हैं हमारे, उसको जो हम परचेज़ करते हैं उसकी एक कॉस्ट आती है निकल कर। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपको मशीनरी की कॉस्ट पता करनी है कि मशीनरी की आपकी कॉस्ट क्या है, तो आप कैसे पता करोगे? मशीनरी का जो परचेज प्राइस है वो लेंगे, उस पर जो फ्रेट चार्जेस इंक्लूड हो रहे हैं वो लेंगे, या फिर जो आपका मशीनरी का इंस्टॉलेशन का जो इतना भी एक्सपेंसेस हुआ होगा वो, इन सब को मिलाकर
जो एक अमाउंट निकल कर आता है वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट होता है। ठीक है, समझ गए आप कॉस्ट क्या होती है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पे बढ़ते हैं, डैट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, इट इज़ गिवन बाय द सेलर टू द बायर। ये तो सिंपल है। डिस्काउंट क्या होता है, जो सेलर अपने बायर को देता है। अब मान लीजिए आप मॉल में जाते होंगे, वहाँ पे आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो वो बायर तो सेलर क्या करता है, सेलर अपने बायर को क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। मान लीजिए आप मॉल में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा लिखा रहता है 20% ऑफ, 50% ऑफ। ये क्या होता है हमारा, ये एक फिक्स परसेंटेज होता है कि आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। अब मान लीजिए कहीं पे लिखा है 50% ऑफ, ठीक है, तो आपको उस प्रोडक्ट पर सिर्फ 50% ऑफ ही मिलेगा। ये क्या हुई, हमारी फिक्स्ड परसेंटेज हुई। वो क्या, 50% क्या आपका डिस्काउंट है, जो कि आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा। ये क्या होता है, हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब मान लीजिए किसी कस्टमर ने कुछ सामान जो ख़रीदा है, उसने उसकी पेमेंट टाइम से पहले ही कर दी, तो सेलर क्या करेगा, उसको उस पेमेंट पे कुछ कैश डिस्काउंट देगा। ठीक है, ये क्या होती है हमारी कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट अपने पॉइंट पर आते हैं, डेट इज़ वाउचर। अब वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वाउचर क्या होता है हमारा, जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बुक्स, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हमारा सबसे पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो क्या होता है हमारे लिए, एक वाउचर क्या होता है हमारे लिए, उसके लिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जिससे कि हम पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे अदर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स पे। ये हमारे अकाउंटिंग टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है गुड्स। गुड्स क्या होता है, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल और which are used for producing the finished products which are also mean to be sold। गुड्स क्या होते हैं, वो सामान जो आप खरीदते हो रीसेल करने के लिए। ठीक है, आपने कुछ सामान खरीदा, आप उसको रीसेल करने के पर्पज़ से आप उस सामान को खरीद रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हुआ, गुड्स हुआ। जैसे कि फर्नीचर डीलर के लिए जो वो चेयर्स और टेबल्स परचेज कर रहा है, तो वो चेयर्स और टेबल्स उस फर्नीचर डीलर के लिए क्या हुई, गुड्स हुई, क्योंकि उसे ये चेयर्स और टेबल्स क्या करनी होती है, दोबारा रीसेल करनी होती हैं। वो रीसेल के पर्पज़ से चेयर्स और टेबल को परचेज कर रहा है, तो ये उसके लिए क्या हुए, गुड्स हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं एंट्री। व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो अकाउंट्स बुक में, तो हम उसे क्या कहते हैं, एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स कौन होते हैं, अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल इज टर्म्ड एज रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल। जो भी अमाउंट आपको लेना होता है, चाहे वो डेटर्स हो या फिर वो बिल्स रिसीवेबल्स हो। बिल्स रिसीवेबल को हम और क्या कहते हैं, BRB कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रिसीवेबल कहते हैं या फिर अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेबल। पेबल क्या होता है, जैसे हमारा रिसीवेबल होता है वैसे हमारा पेबल होगा। अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स एंड फॉर बिल्स पेबल इज टर्म्ड एज पेबल और अकाउंट्स पेबल। जो भी अमाउंट आपको देना है आपके क्रेडिटर्स को या फिर बिल्स पेबल को, जो अमाउंट आपको देना होता है वो आपका क्या होता है, पेबल होता है। क्या कहलाता है, पेबल या फिर अकाउंट्स पेबल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बैड डेट्स। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। अब मान लीजिए
आपने किसी को उधार पे सामान बेचा था तो वो आपके लिए कौन हुआ? डेटर हुआ था, ठीक है। अब उसी कस्टमर ने आपको पैसे नहीं लौटाए, उधार पे सामान तो ले गया लेकिन पैसे नहीं लौटाए, तो वो क्या होता है? आपका बैड डेब्ट्स होता है, जो आपको पैसे नहीं लौटाता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट। वो पर्सन या एंटरप्राइज जो कि इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अपने डेब्ट्स को पे कर सके, जिससे उन्होंने उधार लिया है वो उनको पे नहीं कर सकता, उसको हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होते हैं? अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज़ इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट। सॉल्वेंट हम उसको कहते हैं जो अपने डेब्ट्स को पे कर सके, वो इस पोजीशन में हो कि वो अपने डेब्ट्स को पे कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो आप समझ गए इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोर्स। स्टोर्स क्या होता है? द टर्म स्टोर्स इज यूज टू denote materials held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not for resale. स्टोर्स में क्या होता है हमारा? हम स्टोर्स में वो गुड्स रखते हैं, वो कंजप्शन होता है बिजनेस का जिसको हमें रीसेल नहीं करना होता है, वो हमारे किस में आते हैं? स्टोर्स में आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका रिवेन्यू। इनकम ऑफ अ रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। वो इनकम जो हमें रेगुलर बेसिस पर मिल रही है उसे हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू कहते हैं। चाहे वो हमें किसी भी सोर्स से मिले, लेकिन वो हमें डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मिल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। जो भी हमें अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है हमारे गुड्स को सोल्ड करके, वो हमारे लिए क्या हुआ? रिवेन्यू। गुड्स हम डेली बेसिस पे सोल्ड कर रहे हैं तो हमें क्या उसका जो क्या अमाउंट मिल रहा है वो हमारा क्या हुआ? रिवेन्यू हुआ। या फिर हम कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, तो उससे जो अमाउंट मिल रहा है वो हमारे लिए क्या हुआ? रिवेन्यू हुआ। या फिर हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, कमीशन मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ये सब हमारे लिए क्या हुए? रिवेन्यू हुए। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे टर्म्स हमारे अकाउंटिंग में आगे जाके यूज़ होने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग टर्म्स हमारे कौन कौन से होते हैं, कौन सा टर्म हमारे लिए किसके लिए होता है, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।